अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। हमजा शफीक की गैर मौजूदगी में इस शो को मेज़बानी की जो जिम्मेदारी है वो मुझे दी गई है। सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स फ्लिक्स में बात करनी है आज पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम की, और बेशक वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र आज़म भी है लेकिन दुनिया के अंदर एक मिसाल भी बन गए हैं क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के रिकॉर्ड पाश कर रहे हैं। जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती है T20 सीरीज़, उसके अंदर मिसाली कारकर्दगी नज़र आई आखिरी मैच में, और जो उनकी क्लासिक शॉट्स थी वो दोबारा से हमें एक पुराना बाबर आजम नज़र आता है, और जिसको देखकर तमाम शायकीन, ना सिर्फ शायकीन बल्कि जो दीगर शायकीन थे, जो इंटरनेशनल शायकीन थे, वो भी बहुत ज़्यादा महसूस हुए और उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए और हर जगह बाबर बाबर ही हो रहा। और तो जिस तरह से वेलकम किया जा रहा था स्टेडियम में, और देखा जा रहा था कि एक प्लेयर आउट होके जब जा रहा है अपने पवेलियन की तरफ, तो ये नहीं गम था पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से, लेकिन जो एक पैशन नज़र आ रहा था वो बाबर को खेलता हुआ देखना चाह रहे थे। और जिस तरह से बाबर को वेलकम किया गया और जिस तरह से स्ट्रोक्स की गई और उनके वेलकम का जवाब दिया गया, वो भी मिसाली था और वो सबने देखा। उसके बाद हमने साइम अयूब की भी बात करनी है कुछ कैटेगरी के हवाले से, क्योंकि साइम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस हमें सेकंड T20 मैच के अंदर दिखाई थी वो हमें नज़र नहीं आई और सिफर पे ही आउट हो गए, और उन्होंने अपनी एक रवायत जो है ना डक पर आउट होने वाली वो बरकरार रखी है। और साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के दीगर प्लेयर्स के हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा कि उस्मान मिर्ज़ा के ऊपर भी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे दूसरे T20 मैच में। गो के सेकंड T20 मैच में वैसा नहीं परफॉर्म हो सका, लेकिन शाहीन ने उनको रिप्लेस कर दिया और 3 विकेटें हासिल कर ली। और शाहीन ने जिस तरह से एक रवायत रखी हुई थी कि भाई पहले ओवर के अंदर हमने आउट कर देना है, तो उन्होंने वो करके भी दिखाया है। उसके बाद हमने स्पिनर्स के हवाले से भी बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अहमद साहब बताइएगा, जो कारकर्दगी हम देखना चाह रहे थे बड़े अरसे बाद वो हमें नज़र आई है, और हम लोगों को इसका हम कह सकते हैं कि बेसब्री से इंतज़ार था और हम चाहते थे कि पाकिस्तान वो परफॉर्मेंस दिखाए। क्या ये लाहौर की आबो हवा का कमाल था या कुछ प्लेयर्स के अंदर भी कुछ जज्बा था कि हमने भाई मैच जीतना है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि लाहौर के जिस क्राउड की आप बात कर रहे हैं उसको मेरा ख्याल है कि यहाँ दाद ना देना कंजूसी होगी। और जिस तरह का फुल हाउस क्राउड उन्होंने, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहला मैच पिंडी से हार कर आई थी, एक फुल हाउस क्राउड जो है वो लाहौर ने प्रोवाइड किया है। इस साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के इस टीम के इस सीरीज़ के नताइज को अगर आप देखें तो लाहौर में होने वाले ही तमाम मैचेस पाकिस्तान जो है वो जीतने में कामयाब हुआ है। पिंडी में खेला गया टेस्ट मैच भी हम हार गए, पिंडी में खेला गया T20 भी हम हार गए, जबकि लाहौर में खेला गया टेस्ट मैच भी हम जीते और 2 जो यहाँ पर T20 हुए हैं वो भी हम जीतने में कामयाब हुए। तो आप देखिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टीम की कारकर्दगी शायकीन की जो उम्मीदें हैं, शायकीन की जो उमंगें हैं उनके साथ। और 32,000 से ज़ायद लोगों ने इस मैच को देखा, जो पाकिस्तान में देखे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्राउड है कज़ाफ स्टेडियम के अंदर। और पाकिस्तान की टीम की लकीली इन दोनों मैचेस के अंदर कारकर्दगी भी उस तरह से रही जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी होनी चाहिए थी इतनी बड़े नंबर्स के सामने। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम इन दोनों पिचेस का कंपैरिजन करें, रावलपिंडी और लाहौर का, तो हमने ये बात की थी इस स्टेज के ऊपर बैठ करके थोड़ा सा फ़र्क हमें देखने में नज़र आएगा। लाहौर की पिच जो है ये एक 2 पेस पिच थी जिसमें ज़्यादा ग्रिप मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल। और लकी रही पाकिस्तान की टीम के दोनों टॉस जो है वो भी सलमान अली आगा ने जीते, और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का जो फैसला किया वो पाकिस्तान को रास आ गया। तो जो पिच के अंदर ग्रिप था उसकी बदौलत आप देखें कि सलमान मिर्ज़ा ने स्पेल करवाया दूसरे T20 मैच के अंदर, यूँ लग रहा था कि उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही मैच फिनिश कर दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका कहीं भी उस मैच के अंदर कम बैक करता हुआ हमें नज़र नहीं आया है। तो लाइन एंड लेंथ भी हमें नज़र आई, वेरिएशन भी नज़र आई, और सबसे खूबसूरत बात जो मैं कहूँगा वो ये थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेट्स को अटैक किया, विकेट टू विकेट, स्टम्प्स को अटैक करते रहे मुस्तकिल बॉलर्स। और जो बॉल हिलता भी रहा हल्का सलमान अली आगा का, तो वो अनप्लेएबल हो गए थे एक स्टेज के ऊपर आकर ओपोनेंट बैटर्स के लिए। तो पाकिस्तान की टीम ने कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया कज़ाफ स्टेडियम में। एक और बात जिस पर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 अगर आप चाहें तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेंगे। पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा एलिमेंट हमें इस सीरीज में नज़र आया कि जो बहुत कम देखने मिलता है, और ख़ास तौर पर जब इस तरह की अपोजिशन हो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की टीम का कैचिंग रेट जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम से ज़्यादा था। ये मेरा ख्याल है कि हमारी हिस्ट्री में शायद चंद ऐसे इवेंट्स हैं
जिनमें पाकिस्तान की टीम का जो कैचिंग रेट है, जो फील्डिंग का मामला है, वो ओपोनेंट से बेहतर हमें नजर आता है। बावजूद इसके सलमान आगा ने एक सिंपल कैच गिरा भी दिया था उस मैच के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग में भी इंप्रूवमेंट की और टीम को जो है वो आउट क्लास किया। अच्छा, हमने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो हमें अच्छी मिसाली नज़र आई, लेकिन जो एक बॉन्ड था, एक जेलिन होना था टीम का, और जिस तरह से पहले हमें बाबर उदास नज़र आते थे और फिर उसके बाद पोस्ट मैच हमने जब वीडियोस देखी तो उसमें देखा कि सलमान अली आगा और बाबर आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे थे। तो क्या लगता है कि कामयाबी के हर कोई हकदार होता है और उसको जिताता है, या फिर नाकामी का कोई बाप नहीं होता, इसके बारे में कहा जाता है? तो क्या लगता है कि ये जो जेलिन होना था ये सिर्फ एक कामयाबी पे था, ये लेकिन या क्लियर हो चुके हैं हमारे प्लेयर्स कि भाई हमने अब जेलिन होके ही रहना है, एक टीम बन के खेलना है? देखें, जहाँ तक प्लेयर्स को बैक करने का ताल्लुक है तो यहाँ मैं सलमान अली आगा को यकीनन दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, उससे पहले साइम अयूब को इतना लंबा रन उन्होंने दे दिया है और वो उनको मुस्तकिल साथ लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी टीम है मोर और लेस वही लड़के हैं। मोहम्मद हारिस जो हैं वो एक ऐसी एग्जांपल हैं कि उनको भी उन्होंने काफ़ी सारे चांस दिए, 16-17 मैचेस उनको खिलाए और फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद उनको जो है वो टीम से ड्रॉप किया गया। उस दौरान भी सलमान अली आगा मुस्तकिल बैक करते रहे। तो एक कप्तान का यही काम होता है और मेरा ख्याल है कि जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहा हो, जो प्लेयर मुश्किल में हो, तो उस वक्त उसको बैक करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को शायद हम उस कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं जिस कैटेगरी में बाकी प्लेयर्स को हम जज करते हैं या उनके बारे में हम ये कहते हैं कप्तान को बैक करता है। बाबर को इस वक्त किसी किस्म की बैकिंग की जरूरत नहीं है, जितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है। बाबर को अब ये बातें खुद समझनी है, बाबर को अब ये बात खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस तरह का कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान के डगआउट में मौजूद है, इसमें बाबर को अपने ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करना है। जो टेक्निक उनके अंदर पहले से मौजूद है उसको साथ रखते हुए उन्हें एनहांस करना है, उसको भूलना नहीं है। जो उनका पहले फुटवर्क था, जो उनका पहले स्टांस था, जो वो प्रॉपर क्रिकेट खेल के रन करते थे। और हमने इस शो पर बैठकर ये बात भी की हुई थी कि बाबर आजम जब भी रन करेंगे, बाबर आजम प्रॉपर क्रिकेट खेल के रन करेंगे, जो खेलने के लिए वो मशहूर हैं। जो 47 गेंदों पर 68 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है, उसके भी अगर आप नंबर्स निकाल कर देखें तो उसमें आपको सिर्फ 9 चौके लगे हुए नजर आएंगे। कोई ऐसा आपको एक्स्ट्रावेगेंट हिट नजर नहीं आएगा जिस तरह का बाबर आजम ने पहले T20 मैच में, रावलपिंडी वाले मैच में शॉट मारा था। वो बाबर आजम की नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। वो उस चीज का प्रोडक्ट था, वो उस प्रेशर का प्रोडक्ट था जो बाबर आजम के ऊपर डाला जाता था कि आपका स्ट्राइक रेट कम है। अब देखें, 47 गेंदों में 68 रन उन्होंने बनाए 140 का चेज करते हुए एक 2 पेस पिच के ऊपर, जहां पर बैटिंग करना आसान नहीं था और पाकिस्तान अर्ली विकेट लूज भी कर चुका था साइम अयूब की सूरत में। तो बाबर आजम ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, मुझे और मैच के बाद जिस गुफ्तगू का आप हवाला दे रहे हैं उसमें ही बाबर ने यह कहा है कि हम कंट्रोल्ड एग्रेशन की तरफ जाएंगे और बाबर आजम को यही अंदाज, यही स्टाइल ही सूट करता है। तो अच्छा हुआ कि उन्हें स्कोर किए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और सलमान आगा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम अगर इस तरह चलती रही और बाबर रन करते रहे तो वो ये अहलियत रखते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका में होने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, श्रीलंका और इंडिया के कंडीशंस दोनों डिफरेंट हैं। श्रीलंका में जो है वो लो स्कोरिंग होते हैं अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इस तरह के ट्रैक्स बाबर आजम को नेचुरली भी सूट करते हैं। लेकिन अगेन, बाबर जब भी रन करेंगे वो अपनी क्रिकेट खेल के रन करेंगे। इस उम्र में आप उन्हें हार्ड हिटर नहीं बना सकते। कोई ऐसी क्वालिटी जो डेविड मिलर के अंदर है या क्रिस गेल के अंदर है, उनकी देखा देखिए आप बाबर को उस तरह से नहीं कर सकते इस उम्र के अंदर। अच्छा, मुझे उस्मान तारिक के हवाले से कुछ जानना है आपसे कि क्योंकि जब ये थर्ड मैच के अंदर उन्होंने डेब्यू किया है तो काफ़ी लोग उनको तनकीद भी कर रहे थे उनके स्टार्ट को लेकर और उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर, लेकिन एज ए स्पिनर आप उनको कहाँ देख रहे हैं? क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है अबरार की? देखिए, मैं तो नया स्पिनर वहीं देख रहा हूँ जहाँ पर आईसीसी के रूल्स उनको देख रहे हैं। अगर आईसीसी के रूल्स उनको अलाउ कर रहे हैं बॉलिंग करना, तो फिर लोगों की तनकीद से क्या होता है? और उस्मान तारिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए हैं, किसी की सिफारिश की बेस पर नहीं आए। कोई मतलब उनकी ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं लगा जिस तरह से अक्सर पाकिस्तान की टीम में प्लेयर जो है वो आ जाते हैं बाईपास करके। उस्मान तारिक जहाँ भी गए उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने डोमेस्टिक T20 में परफॉर्म किया, उन्होंने PSL में परफॉर्म किया, वो CPL में गए, वहाँ उन्हें 20 आउट किया, उनकी टीम ने सीरीज जीती। तो आप जिस कैरेबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आजम खान को ले आए थे, साइम अयूब को ले आए थे, नसीम शाह को अभी रिसेंटली आप लेकर आए हैं, तो उस बेस पर उस्मान तारिक क्यों टीम में नहीं आता है? अगर आपकी बेसिस ही ये हैं कि T20 में वो प्लेयर लेकर आने हैं जो लीग में अच्छा खेल रहे हैं, तो उस्मान तारिक तो बिल्कुल अबव पार है, उसमें उनका टीम में आना बनता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में लड़के किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो यस, यहां पर उस्मान तारिक के ऊपर कोई ना कोई बात हो सकती है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी वो लोग हैं जिन्होंने ये पाथवे सेट किए हैं कि आप प्लेयर्स जो है वो लीग से लेकर आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। यही हमने किया हसन नवाज के मामले के अंदर भी। और अब हसन नवाज जो है वो जब 1 साल 6 महीने क्रिकेट खेल चुके हैं तो उनकी टेक्निक के अंदर हमें वाज़ेह फ्लॉज नजर आ रहे हैं। तो उस्मान तारिक
अगर उन्होंने पाकिस्तान की टीम में ज़्यादा लंबा अरसा सर्वाइव करना है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है इवन T20 क्रिकेट के अंदर भी, तो ये याद रखें कि उन्हें डोमेस्टिक तो बहरहाल खेलनी पड़ेगी। और उस्मान तारिक के एक्शन की जहाँ तक बात है, तो उसमें जो पॉज आता है वो जो एंगल्स ICC की बुक बताती है उसके मुताबिक बिल्कुल लीगल है, और वही ये पॉज है जो उनके एक्शन की कह लीजिए कि कलीद है, जिससे बैट्समैन की जो टाइमिंग है वो मुतासिर होती है। तो उस्मान तारिक ने अच्छा डेब्यू किया, 4 ओवर कराया, 26 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी इस परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे। अगर परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो फिर अबरार अहमद क्या, उनकी जगह कोई भी स्पिनर आए तो वो उनके बैकअप के तौर पर काम कर, बैकअप बल्कि उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं टीम के अंदर, बैकअप के तौर पर काम भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान को स्पिनर्स की ज़रूरत भी है क्योंकि पिचेस भी की बनाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर हमें इस बारे में मजीद भी बात करनी है और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से भी बात करनी है कि अगर स्कोर जो है वो 200 के करीब पहुंच जाता तो तब भी इसी सिचुएशन के तौर के ऊपर इसी स्ट्राइक रेट पर खेला जा सकता था। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। तो वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे ODI सीरीज़ की, जो कि कल होने जा रही है फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। और इकबाल स्टेडियम के अंदर क्या सिचुएशन पाकिस्तान को पेश आ सकती है और इस ODI सीरीज़ में क्या पाकिस्तान मैयार पर उतरेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि शहीन शाह अफरीदी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें नई नई कप्तानी मिली है और इससे पहले भी वो कप्तान रह चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या वो कप्तानी किस तरह से करेंगे, क्या स्टाइल के अंदर कोई चेंजेस लेकर आएंगे, इसी पर बात करने के लिए अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, हमने देखा कि ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई है, चमचमाती ट्रॉफी थी, फोटो सेशन भी बहुत अच्छा हो गया, माहौल भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके क्या आप पुरुमीद, इस तरह जिस तरह हम एक दफ़ा उम्मीद बन जाती है, जब जीत जाता है तो उसके बाद ही ठुस हो जाती है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने एक और इंटरनेशनल जो स्टेडियम था उसको रिवाइव कर लिया है, एक और स्टेडियम का इजाफा हो गया है। और फैसलाबाद का स्टेडियम जो है 17 साल पहले इसने मेज़बानी की थी इंटरनेशनल क्रिकेट की। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे मैचेस यहाँ पर तारीख़ी तौर पर खेले गए हैं, और अब पाकिस्तान 2025 में साउथ अफ्रीका को यहाँ पर जो है वो दोबारा से मेज़बानी करने जा रहा है। आपने जो सवाल किया है, देखें जब कोई भी टीम जीतती है तो उसका मोराल यकीनन बुलंद होता है, और जो ग्रुपिंग की भी हम बात करते हैं अक्सर पाकिस्तानी टीम में, जब कोई टीम जीत रही होती है तो इस तरह की चीज़ें अगर मौजूद हों तो भी वो हाइड हो जाती हैं। और जब आप किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें बिलाखिर तमाम जो क्रिटिसिज्म होता है, तमाम जो बातें होती हैं, हर तरह के जो खदशात होते हैं, उनका जवाब यही होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मैचेस जीत कर दें। तो आपने देखा कि 2 मैचेस जीते पाकिस्तान की टीम में, तो एक पॉजिटिव वाइब हमें टीम के अंदर नजर आना शुरू हो गई है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर भी हमें पॉजिटिविटी नजर आई, एनर्जी नजर आई, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी को कैरी ऑन करते हुए पाकिस्तान एक रोज़ा सीरीज में जाएगा। लेकिन जो T20 की टीम है उसको हम ODI के साथ कंपेयर करने का जो फैशन पाकिस्तान में शुरू हो चुका है पिछले 5-6 साल से, मैं ये समझता हूँ कि यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी ODI क्रिकेट जो है वो तबाह हुई है। पाकिस्तान को ODI में पहली बार शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी करेंगे। ये कबल वक्त है कि हम उनको जज करना शुरू करें कि वो किस तरह की टीम खिलाएंगे, किस तरह की उनकी जो है वो अपनी कारकर्दगी भी होगी और किस तरह के वो डिसीजन लेंगे। ये तो हमें देखना होगा मैच के बाद। ये तो हमें देखना होगा मैच के बाद। हमारे साथ राना साजिद साहब भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, एनालिस्ट भी हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपके आने से कबल हमने पहले बाबर आजम को डिस्कस किया है और हर कोई उन्हीं को डिस्कस करना चाह रहा है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है आखिरी 2 मैचेस के अंदर, और जिस तरह से कमबैक नज़र आया। और आखिरी मैच तो एक यादगार इनिंग्स थी, और लोग कहते थे कि बाबर एक अच्छा मैच विनर इनिंग्स वाली इनिंग्स नहीं खेल सकता, तो उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी। और कुछ उन लोगों की बातें जो कहते थे कि रन्स नहीं बना सकता, रन्स बनने वाली मशीन नहीं बन सकता, या फिर 50s नहीं कर सकता, तो उनको भी शटअप कॉल दिया और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। किस तरह से देख रहे हैं बाबर की इस यादगार इनिंग्स को, इस यादगार सीरीज के अंदर? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो डेफिनेटली बाबर आजम का जिस तरह से कमबैक हुआ तकरीबन 1 साल के बाद, वो T20 इंटरनेशनल में वापस आए। और अब से कुछ देर कबल जिस तरह सईद साहब भी बता रहे थे कि पिंडी की कंडीशंस में वो थोड़ा सा टफ रही और पाकिस्तान की ओवरऑल टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार रही। यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि बाबर आजम की जो पोजीशन थी, जो बैटिंग ऑर्डर नंबर था ना, उसको डिस्कस किया गया था। माइक हैसन ने भी ये पॉइंट रेज किया था कि बाबर को, जिसको हमने शफल किया रखा, पहले ओपनिंग पेयर पे रखा, कभी ऊपर नीचे करते हैं, उन्होंने कहा नंबर 3 पे खेलेंगे। जब नंबर 3 पे जब एक चीज डिफाइन होगी, क्लियर होगी, तो उसके बाद फिर उनका एक मोमेंटम, ठीक है, पिंडी में वो एक समझ के अनएक्सपेक्टेड जो है आउट हुए थे, उनका वो कोई भी चांस नहीं था कि ऐसी शॉट खेले। लेकिन लाहौर में आके उनका जो रिदम बहाल हुआ, डेफिनेटली एक नंबर उनका जो है बैटिंग ऑर्डर का, उनका व्यू जिसके वाले कहा जा रहा था कि बैटिंग ऑर्डर जो है नंबर 3 पे करेंगे तो बेहतर होगा। तो बाबर
नो डाउट कमबैक करने के बाद अब वो पॉजिटिव वाइब्स आ भी रही हैं, और उसकी रीजन ये है कि जैसे इनको बैकअप किया गया टीम मैनेजमेंट की जानिब से, और सलमान अली आगा ने जिस अंदाज से उनको जो है वो पुशअप किया कि ठीक है बैड पैच था और डेफिनेटली वो गुजर गया, लेकिन आप देखें इसके साथ साथ उन्होंने रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड उसको ब्रेक किया, विराट कोहली का रिकॉर्ड उसको ब्रेक किया, और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आपने आगे ओडीआई सीरीज खेली है और उसमें भी बाबर आजम के रडार पे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मतलब बाबर आजम आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली रन्स करता रहा। अब मैच फिनिशर नहीं है, या फिर आप इस चीज को लेके अगर कहेंगे सचिन तेंदुलकर ने, आपको याद होगा इतनी बड़ी जो इनिंग्स खेली है इंडिया के लिए और हमेशा से परफॉर्म करके देते रहे हैं, लेकिन वो मैच फिनिशर नहीं थे, और ये चीज सबको ही पता है। वो सेंचुरी करते थे, अपने रन्स करते थे, लेकिन एक टीम के लिए, आपके लिए एक समझ लें कि पैशन के तौर पे वो मौजूद है। अदरवाइज आपने देखा एशिया कप में जो आपकी हालत हुई, मतलब अगर बाबर और रिजवान नहीं होते रहे, फिर आपका जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता, थोड़ी सी जो हमें बैटिंग ऑर्डर और चीजों को जो है मेंटेन करना होगा, जिसके बाद थोड़ी सी जो है वो चीजें मजीद हमारी मेच्योर हो जाएंगी। और आई थिंक सो यही चीज है जिसके ऊपर वर्किंग करनी थी, और जो कि अभी चले पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ भी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली जिस तरह साउथ अफ्रीका का जो T20 स्क्वाड था उसमें भी प्लेयर जो उनके मेन इंजर्ड हुए, डेविड मिलर नहीं आए, इसी तरह अब ओडीआई सीरीज में मेन प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान को होम कंडीशन का भरपूर फायदा उठा के जो है मेरे ख्याल से ओडीआई सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ठीक है, और उस्मान तारिक के बारे में कैसा एडिशन लग रहा है आपको? उन्होंने अपना जो डेब्यू किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से विकेटें ली हैं, 2 खिलाड़ी भी पवेलियन की राह दिखाई है उनको, तो किस तरह से देख रहे हैं उनके एक्शन को? क्या कंटिन्यू कर पाएंगे? जिस तरह से पाकिस्तानी पहले भी स्पिनर्स के ऊपर पाबंदियां लगती रही हैं और नामवर स्पिनर से सईद अजमल थे। डेफिनेटली ऐसा ही एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुझे लगता है स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल बैकअप करना चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। खुशहाल चीज है कि उनका डेब्यू है, इससे कबल वो 2 दफा रिपोर्ट हो चुके हैं डोमेस्टिक में, पीएसएल के दौरान भी, और ये सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा, केदार यादव इंडिया की जानब से खेले, उनका एक्शन उस्मान तारिक से भी जो है वो डेंजरस था, वो बहुत ज्यादा खाम था उनकी बाजू पे, लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। लासित मलंगा भी खेल चुके, बुमराह का एक्शन बड़ा ज्यादा मतलब टिपिकल होता रहा, लेकिन कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। मतलब ये चीजें थोड़ी सी मैनेजमेंट एंड से भी आपकी जो है वो करती है। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले इरफान पठान का और दीगर जो है वो इंडियन चैनल्स पे बैठ के तस्करा शुरू हो चुका है कि उस्मान तारिक को जो है किसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट करवा दिया जाए, क्या आईसीसी अपील की जा रही है। अब आपको ही पता है आईसीसी जेशा बैठे हुए वहां पे, और किसी ना किसी तरीके से ये चीजें पहुंचेंगी तो कुछ ना कुछ हलचल होगी। वैसे ही हमारा जो ट्रॉफी वाला इशू चल रहा है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो ये मतलब एक नॉनसेंस चीजें हैं जिसको इंडिया जो है वो सियासत के तौर पे इस्तेमाल करता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा परफॉर्म करके आपके पास जो उस्मान तारिक आ रहे हैं, और 2 दफा उन्होंने अपना क्लियर भी किया हुआ है। मतलब ये चीज नहीं है वो जिस तरह सईद अजमल की आपने बात की, सईद अजमल का स्टार्टर जब हुआ था उन्होंने कमबैक किया, उसके बाद वो अपना कैरी करते रहे। मोहम्मद हफीज की एग्जांपल भी है, बहुत से प्लेयर ऐसे, और हमेशा मोस्टली जो है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जी निशाना बनते रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुझे जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनका स्टाफ, और इस वक्त जो है वो हमने देखा कि माजी में बोर्ड इतना नहीं लेता था, अब उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से बोर्ड स्टैंड ले रहा है आईसीसी के खिलाफ, तो इस मामले पर भी थोड़ा स्टैंड लेगा। हमें मजीद भी इस बारे में बात करनी है, और दीगर जो ओडीआई सीरीज़ है उसमें जिस तरह से सिलेक्शन की गई है और जो इस वक्त पिच की नेचर है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात करेंगे T20 मैच के कॉम्बिनेशन के बारे में कि क्या ये कॉम्बिनेशन आगे भी हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि लाहौर की कंडीशंस थी और पाकिस्तान अब घर के शहर हैं कि बाहर भी लंका डाल सकते हैं। अहमद, अब बताइएगा कि जो इस वक्त कंडीशंस हमने देखी लाहौर के अंदर, अगर जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को देखा जाए तो यही कॉम्बिनेशन आगे हमें नज़र आ सकता है, उसको कैरी ऑन किया जाए? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशंस हैं, पाकिस्तान ने अपना जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेलने हैं। इसमें दोनों तरफ ज़ाहिर है हमें स्पिन डोमिनेंसी तो नज़र आती है, श्रीलंका के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है स्पिन का, और क्योंकि एशियन कंडीशंस हैं तो एशियन कंडीशन में आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो समटाइम मैचेस को डिसाइड करता है। अब देखना पड़ेगा कि श्रीलंका में फरवरी के महीने में ड्यू आती है कि नहीं आती है। आपको मैं अगर श्रीलंका के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो
आपको याद होगा कि 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेला गया था। उस मैच पर राणा टुंगा से जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आपने टॉस जीतकर बैटिंग को क्यों फौकियत दी, जबकि अब तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो टॉस जीतकर उसने बैटिंग की हो और वो टॉस जीतकर उसने बॉलिंग की हो और वो चेज़ करने में कामयाब हुई हो। 96 के वर्ल्ड कप तक कोई भी टीम चेज़ करती हुई वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। तो राणा टुंगा ने कहा कि आज हम जीतेंगे, इसलिए कि उनके जहन में यह था कि एशियन कंडीशन में अगर आप खेलते हैं और बाहर से आई हुई टीमें अगर आपके साथ यहाँ पर खेल रही हों तो ये दो फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होते हैं, स्पिन वाला फैक्टर और ड्यू वाला फैक्टर। पाकिस्तान की टीम अब जो अपने होम के अंदर ट्रैक्स बनाना शुरू हुई है वो भी स्पिन डोमिनेंट ट्रैक्स हैं। पाकिस्तान की टीम में साइम अयूब को भी इतना अर्सा इसलिए कैरी किया कि वो थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग भी जो है वो करवा लेते थे। तो हमें यही लगता है कि कमोबेश यही स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो हमें लैप्सेस नजर आते थे एशिया कप के अंदर वो हमें बैटिंग में नजर आते थे। और बाबर आजम के आने के बाद जो स्टेबिलिटी टीम को मिली है उनकी 2 अच्छी इनिंग्स की वजह से, उससे हमें लगता है कि अब दोबारा वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और पाकिस्तान की टीम इस तरह के ट्रैक्स अपने मुल्क के अंदर ही बनाएगी। हमें ज़्यादातर अब क्रिकेट जो है वो जो बिल्डअप है वर्ल्ड कप का उसमें हमें एशिया के अंदर ज़्यादा खेलना है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर श्रीलंका को होस्ट करना है, जिम्बाब्वे श्रीलंका के साथ एक पाकिस्तान को ट्राई सीरीज भी खेलनी है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। तो ये जो एशियन कंडीशंस हैं इनका दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि ये 3-4 महीने का जो बिल्डअप है T20 वर्ल्ड कप का उसमें ये तैयारी मुकम्मल करें। और अब लगता ही है कि इस तरह के ट्रैक्स यहाँ पर बनेंगे और यही स्क्वाड जो हमें नजर आया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलता हुआ यही कमोबेश हमें नजर आएगा। यहाँ पर उस्मान तारिक भी फायदेमंद हो सकते हैं, अबरार अहमद भी फायदेमंद हो सकते हैं, मोहम्मद नवाज भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो है वो साबित हो सकते हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ फ्यूचर में कि ये परफॉर्म करें पाकिस्तान। ठीक हो गया राना साजिद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सही साहब, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लाजमी ऐड करूँ। एक सरप्राइजिंग एंट्री मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है, डेफिनेटली ये स्क्वाड बड़ा अच्छा है, कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन शादाब खान जो है वो रिसेंटली कमबैक उनका हो चुका है, वो एनसीए में जो है वो रिहैब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और होप्स हो कि उसकी जो एक एक्सपीरियंस का भी और साथ साथ उनकी फील्डिंग, बैटिंग और साथ बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट से फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अगर वो उससे पहले उनको मौका मिलता है कहीं ना कहीं वो अगर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो फिर ये सरप्राइजिंग एंट्री जो है शादाब खान की वो पाकिस्तान के स्क्वाड में मिल सकती है। अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन अभी हम जो करंट उसकी बात करें तो उसमें डेफिनेटली जिस तरह साइम अयूब का जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो खेलना वो भी अच्छा है और साथ साथ नवाज बहुत जबरदस्त जो है वो पोजीशन में है। उस्मान तारिक नो डाउट अभी ज़ाहिर उन्होंने अपना पहला T20 मैच खेला है, आगे फर्दर जो है वो किस तरह से कैरी करते हैं उसके ऊपर भी ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क होगा। वही बात जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो एक थोड़ा सा जो वो प्रेशर है वो एक्शन बॉलिंग एक्शन को लेके उसको भी जो है वो सेव करना है किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शादाब खान जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उनको उससे पहले थोड़ा सा जो है वो यूटिलाइज किया जाए। अदरवाइज अगर कंडीशन की बात करें तो अब डेफिनेटली पाकिस्तान की अगर कंडीशन आप देखें, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए आपने स्पिनर ट्रैक्स बनाए और उसमें आप खुद भी फंसे हैं और यही जो रीजन डोमेस्टिक में हमारे टोटल फ्लैट ट्रैक माने हर प्लेयर जो है डोमेस्टिक हमारा सेंचुरियां कर रहा है और ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो इंटरनेशनल है। और श्रीलंका में तो हर दफा हमेशा से जो है वो स्पिनर्स को जो है मदद मिलती है और इंडिया की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे बैटिंग स्पोर्ट ट्रैक्स होते हैं, आईपीएल में आपने देखा ज्यादा रन्स बनते हैं और T20 में स्पेशली इंडिया की कोशिश होती है कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है तो उसको जो है वो फेवर देने के लिए वो ट्रैक्स बनाते थे। अब तो ये डिपेंड करता है जो इवेंट होस्ट कर रहा है और आईसीसी फिर इसमें ज़ाहिर इंटरफेयर कर रहा होता है। तो आईसीसी भी इंडिया के साथ है, इंडिया के पास है और आईसीसी के चेयरमैन भी इंडियन है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो कंडीशंस है ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही होंगी और उसमें पाकिस्तान का जो अब जो प्लस है कि उसमें बाबर का इन्फॉर्म होना, साइम अयूब अच्छे रन करना है और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है फखर जमान का, क्योंकि फखर जमान को आपने कहाँ पे खिलाना है। क्यों अगर बाबर नंबर 3 पे खेल रहे हैं, 1 डाउन पे खेल रहे हैं तो क्या फखर जमान की जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जो है वापसी होती है या उनका नंबर फिर चेंज होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि फखर जमान जो है एक पावर हिटर भी है और तगड़े प्लेयर भी हैं और सीनियर भी हैं तो उनको भी अपने एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीजें देख के जो है उसके बाद आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वही बात अभी उसको भी देख के कॉम्बिनेशन बनाना है और उसके बाद हमने जो हमारा एक मिडल ऑर्डर का फैक्टर है जिसमें एक खिलाड़ी आउट होता है तो लाइन लग जाती है, इस फैक्टर के ऊपर भी हमने गौर करना है। आज स्पोर्ट्स फ्लिक्स से सिर्फ इतना ही, मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।